हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मेट्रिक स्पेस के अंतर्गत बात कर रहे थे कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है। इसका हमने डिफिनीशन अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके एग्जांपल्स को हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने यूजुअल मेट्रिक स्पेस के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना जरूर स्टार्ट करिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, उससे आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा यूक्लिडियन। ठीक है, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। अब ये यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है अभी हम पूरी तरीके से बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हर एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप में से जो भी बच्चे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को लिए हैं वो लोग उनसे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस का सबसे पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं करा रहा हूं, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं पूछता, आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है एंड इसको प्रूव करिए, या फिर इसका स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूव दिस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ख्याल रखना है। अब इसका अगर हम प्रूफ करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। इफ, ठीक है, R2 बी दी, ठीक है, R के पावर 2 मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहां पर R2 बी दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास R2 जो है यह एक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इंटरमीडिएट से ही R2 प्लेन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, यूक्लिडियन प्लेन कहा जाता है। बस अब यहां पर ये बात जान लीजिए, जो हमारे पास R2 प्लेन होता है ना, जो हम इंटरमीडिएट से ही पढ़ते आ रहे हैं, R2 ये R2 एक्चुअली कुछ और नहीं है, इसी को ही हम कहते हैं यूक्लिडियन प्लेन कहते हैं। और यह ही जब हमारे पास यूक्लिडियन प्लेन किसी एक मेट्रिक पर, जो अभी मैं दिखाऊंगा, उस पर एक मेट्रिक स्पेस बनाने लग जाता है तो बन जाता है मेट्रिक स्पेस, जिसे हम कहते हैं कि यह यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस है। ओके, ठीक है, तो नाउ तो हमने जब अपने सेट को डिफाइन कर दिया तो एंड D इज अ मैपिंग। ठीक है, हमारे पास D क्या है, एक मैपिंग है। ठीक है, D इज अ मैपिंग D is a mapping defined by, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन किए हैं, डिफाइंड बाय, यह इस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि D is mapped from R2 क्रॉस R2 to R। ठीक है, यानी कि हमारे पास रियल नंबर पर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास मैट्रिक स्पेस का कंडीशन ही है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने डिफाइन किया सच दैट, कुछ इस प्रकार से यह डिफाइन हो रहा है। कैसे, सच दैट, यह कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि जो हमारे पास, समझना इस बात को, D ऑफ x, y इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास चूंकि R2 के फॉर्म में है, और R2 मतलब क्या होता है, R2 मतलब कोई भी अगर कोऑर्डिनेट है तो उसमें हमारे पास दो हमारे पास क्या होंगे, उसमें कोऑर्डिनेट होंगे जो उस पॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, दोनों प्लेन के हिसाब से। ओके, तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके,
ये बात तो आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब वहां पर तो आपको ये फार्मूला डायरेक्ट बताया जाता है कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला लगाओ, हमारे पास डिस्टेंस मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली वो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूं याद होगा, हमने आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में भी जब हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, लीजिए मेट्रिक स्पेस में मिल गया। और मेट्रिक स्पेस क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हमने फार्मूला लिखा है इसी की सहायता से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं याद होगा, तो ये बातें रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे। तो यहां पर ये हमारे पास है एंड यहां पर आप मेंशन कर लीजिए कि फॉर ऑल x, y जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स R2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये बातें लिखा, तो यहां पर अब लिख लीजिए कि हमारे पास मैट्रिक भी डिफाइन हो गया, हमारे पास सेट भी डिफाइन हो गया। तो देन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, R2, D, ठीक है, इज फॉर्म अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। या क्या करता है, एक मेट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंड नोन एज या कॉल्ड एज, ठीक है। और इसी प्रकार के ही मेट्रिक स्पेस को हम कहते हैं कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। क्या कहते हैं, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो D होता है वह मेट्रिक बनाएगा तभी ना मेट्रिक स्पेस बनेगा। एंड यहां पर मेंशन कर लीजिए कि एंड D इज कॉल्ड, और जो हमारे पास D होता है, D यानी कि मेट्रिक D इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यह यूक्लिडियन मेट्रिक है, ठीक है, यूक्लिडियन मेट्रिक है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ के होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, अब यहां पर तो बहुत ज्यादा चीजें समझाने वाली बात है नहीं, बस यहां पर एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि हियर, ठीक है, यहां पर हमारे पास जो x है, जो मैंने मेंशन किया है x, वो एक्चुअली x1, x2 है, ठीक है। एंड यहां पर जो हमारे पास y है वो एक्चुअली हमारे पास y1, y2 है, ठीक है, ओके। यानी कि जब हम प्लेन में किसी एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो वह पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट रखेगा और x का जो वैल्यू होगा वह x1, x2 होगा, y का जो वैल्यू होगा वह y1, y2 होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बात किया है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस के स्टेटमेंट पर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने बस स्टेटमेंट पर ही बात किया है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में मैंने बोला कि हमारे पास R2 एक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है। D हमारे पास एक मैट्रिक है जो कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि R2 क्रॉस R2 जो है वह रियल नंबर पर मैप कर रहा है, जो कि हमारे पास मैट्रिक स्पेस का कंडीशन ही है। और यह जो हमारे पास मैट्रिक है वह कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, ठीक है। और मैट्रिक हम बदलते रहेंगे, सेट बदलते रहेंगे तो हमारा मैट्रिक स्पेस भी बदलता रहेगा, ठीक है। देन हमने बोला कि हमारे पास यह जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है R2, D से, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है अभी प्रूफ के द्वारा मैं समझाऊंगा। तब इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर को ही हम कहते हैं, या इस प्रकार के मैट्रिक स्पेस को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। एंड इस प्रकार के जो हमारे पास D यानी कि जो इस प्रकार का हमारा मैपिंग है, उस मैपिंग को ही हम कहते हैं कि यह यूक्लिडियन मैट्रिक है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे पास यूक्लिडियन प्लेन पर मैट्रिक फॉर्म करता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ चुकी हैं, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो चुका, 1 2 3 गॉन, ओके, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं, देन हम अपने प्रूफ पर बात करेंगे। वैसे मैं इसे इरेज कर रहा हूं बट अभी हमें इन चीजों पर मतलब शायद फिर से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। खैर आइए बात करते हैं, क्योंकि अब हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। स्क्रीनशॉट हो चुका है तो प्रूफ इसका मजेदार है,
बहुत मज़ेदार है। इसमें एक इनइक्वालिटी भी मैं लेकर आऊँगा, तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएं कि ये क्या सर जी लेकर आ चुके हैं, ना तो बताए हैं, ना तो हम जानते हैं, ना तो कभी पढ़े हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, भाग जाएं छोड़कर? कायर लोग भागते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को तो लड़ना है, और ये तो लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो अच्छे से लड़ना है, क्योंकि नंबर भी चाहिए और साथ ही साथ फाइनल भी करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास R2 क्या है, R2 इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ओके, एंड हमारे पास D एक मैट्रिक अभी हम प्रूव करेंगे, पहले यहाँ पर बस सिंपली लिख लीजिए कि D हमारे पास R2 क्रॉस R2 से R पर मैप कर रहा है, सच दैट कुछ इस प्रकार से मैप करता है। कैसे मैप करता है? सच दैट कि हमारे पास D ऑफ x कामा y जो है, ठीक है, वो हमारे पास दिया गया है कि अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ है मैं लिख रहा हूँ, ये अभी मैंने स्टेटमेंट में लिखा रहा था, ये लिखा हुआ था, और ये उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गिवन दैट है, तो गिवन दैट को हम दोबारा लिखते हैं और इसी की सहायता से हम अपना काम भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि फॉर ऑल x कामा y जो है वो हमारे पास R2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप यह भी मेंशन कर दीजिए कि हियर यहाँ पर जो हमारे पास x है वह x1 कामा x2 के रूप में है, जो हमारे पास y है वह हमारे पास y1 कामा y2 के रूप में है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे पास एम क्या है? देन आवर एम इज टू शो दैट, ठीक है, देन आवर एम इज टू शो दैट, शो मैन, शो दैट क्या हमारे पास है? हमारा एम यह है कि जो हमारे पास D है, D इज ए मैट्रिक, ये हमारा एम है, क्योंकि जैसे ही हम D को मैट्रिक प्रूव करेंगे वैसे ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन कर ले जाएगा। ठीक है, तो अगर यह D एक मैट्रिक है, सो इट सेटिस्फाई, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सो इट सेटिस्फाई, तो यह क्या करेगा? यह सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या चीज सेटिस्फाई करेगा? फॉलोइंग प्रॉपर्टीज या फॉलोइंग कंडीशंस लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करे, कंडीशन लिख लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ठीक है, इनके अलावा कुछ और इच्छा ना करना लग जाए कि मैं कुछ और लिखूंगा, ऐसे सिचुएशन में तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे जिसे हम m1 कहेंगे, और यह प्रॉपर्टी यह कहता है कि D ऑफ x कामा y जो होता है वह ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, जहां पर ऑल x कामा y जो होगा वह x से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट का लिखा, अब इसे हमें प्रूव करना है, तो नाउ ठीक है, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है? D ऑफ x कामा y इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है कि x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसी को ही प्रूव करना है कि यह ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक समझना, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 कामा 0 ले लिया, y इज इक्वल टू अगर मैं 0 कामा 0 ले लिया, ठीक है, इट मीन्स दैट x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 रख दिया तो ओवरऑल तो वैल्यू हमारे पास 0 आया, और जब 0 आया तो इस सिचुएशन में हमारे पास इक्वालिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, ये जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा आसान होता है, कई केसेस में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला प्रॉपर्टी, आधा कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। अब ये ग्रेटर देन कैसे आएगा, आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, कैसे हम बात करेंगे? अगर मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास, देखो
सिंपल सा लॉजिक समझना, इतना तो आप लोग समझने के लिए कैपेबिलिटी रखते ही हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम दो वैल्यू लेते हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव हो, ठीक है, उनका हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं। अगर वह पॉजिटिव आया, अगर हाँ वह पॉजिटिव आ चुका है, जैसे कि मैं करा ही देता हूं, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर दो वैल्यू लेते हैं जैसे कि 4 और 2, इसका अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कराया और अगर यह पॉजिटिव आ गया तो इसका स्क्वायर ही करना है, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर भी हम कर सकते हैं कि दो वैल्यू हमने लिया, ठीक है, चलो यहां पर मैं कराता हूं। यहां पर मैंने दो वैल्यू और ले लिया, चाहे कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। चलो मैं यहां पर 2 - 4 ले लिया इस बार और इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर -2 का स्क्वायर मिलेगा। तो हम चाहे कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है, ठीक है। चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हम करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑलवेज इट्स पॉजिटिव, ठीक है। इसका हम चाहे कोई भी वैल्यू हमारे पास कोई भी नंबर मिलेगा वह हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा नॉन निगेटिविटी का कंडीशन यहां से हो रहा है सेटिस्फाई। कैसे हो रहा है, सिंस अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंस ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, सिंस डी ऑफ एक्स कामा वाई, ऐसे लिखिए, ठीक है, डी ऑफ एक्स कामा वाई इज ए नॉन निगेटिव, ठीक है, ऐसे लिखिए, डी इज अ नॉन निगेटिव। यहां पर मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखवा रहा हूं कि कैसे हो रहा है, बस यहां पर मैं शॉर्टली लिखवा दिया, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो यहां पर लिख लीजिए, सो डी ऑफ एक्स कामा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर ये बातें समझ में आ चुकी हैं। तो पहला कंडीशन वैसे नॉर्मली प्रूव भी नहीं किया जाता, ये तो नॉर्मली लिख दिया जाता है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आप लोग जानते रहेंगे। अब यहां पर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इफ एंड ओनली इफ, ये डबल साइडेड सिंबल जो होता है या इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करता है, एक्स कामा एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके हमें प्रूव करने की बारी आ चुकी है, शायद उधर आएगा नहीं लेकिन देखते हैं नाउ, ठीक है। इससे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें पहले इधर से इधर चलना है, देन इधर से इधर भी आना रहेगा, ठीक है। तो नाउ हमारे पास डी ऑफ एक्स कामा वाई जो है उसका वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो हमें इधर से इधर जाना है, तो लेट डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, तो देन, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, अब पता नहीं इधर आएगा या नहीं, लेकिन लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या मिलेगा, देन हमारे पास यह मिलेगा कि शायद आएगा नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, टाइम बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, सारी चीज़ें नोट डाउन कर चुके होंगे, अगर नोट डाउन कर रहे हैं लगे हाथ तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक मतलब क्या, हमारे पास अगला स्टेप, हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि देन हमारे पास अगला स्टेप यह कहता है कि जब डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो होगा वो तो हट जाएगा, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्क्वायर रूट को हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काम यह करते हैं कि इसको मैं उधर साइड लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, आप इसको उधर साइड ले जाए चाहे ना ले जाए बात एक ही होगा। ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पर। तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक बात तो हम समझ रहे हैं कि अगर दो वैल्यू हैं, ठीक है, दो वैल्यू हैं, तो इनका जो एडिशन है वह जीरो के बराबर अगर मिलता है, दो वैल्यू है उनका एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो जीरो के बराबर मिल रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि मैं एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। अदरवाइज हम कह सकते थे कि एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू हमारे पास निगेटिव है, तो उसका हम एडिशन करते तो नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, कि अगर दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर होते तो उसका हम सब्ट्रैक्शन करते तो जीरो के बराबर हो जाता। लेकिन मैं एडिशन कर रहा हूं, और जब एडिशन कर रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो दोनों वैल्यू है वह जीरो के बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं रहे तो हम निगेटिव ले नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव ऐसे होगा भी कैसे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब स्क्वायर ही लगाए तो दो वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से तो हम कह सकते हैं देन, क्या कह सकते हैं, देन हमारे पास x1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड हमारे पास दोनों को ही जीरो होना होगा, इसलिए मैं एंड लगा रहा हूं, अदरवाइज और मैं लगाता, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब स्क्वायर को हम दोनों यहां से भी हटा देते हैं, यहां से भी हटा देते हैं, तो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x2 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों को उधर लेकर चले जाइए तो x1 इज इक्वल टू y1 मिल गया, एंड यहाँ पर x2 इज इक्वल टू y2 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, हम यह कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने d ऑफ x कामा y इज इक्वल टू जीरो लिया, तब इस सिचुएशन में हमारे पास x इज इक्वल टू y मिल रहा है। ठीक है, नाउ कन्वर्सली, अब हम बात करेंगे कन्वर्सली। ठीक है, तो अगर हम कन्वर्सली बात करते हैं तो हम सपोज करेंगे लेट, क्या सपोज करेंगे कि x इज इक्वल टू y है। ठीक है, तो आप चाहे तो फिर से उसी पूरे प्रोसेस को करिए, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पर डबल साइडेड एरो लगाते चलिए। ठीक है, यहाँ पर डबल साइडेड एरो लगाते चलिए। ठीक है, यहाँ पर हमने आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में तो वहाँ था लेट मैंने ले लिया था ना, तो लेट मैंने लिया है तो ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक है, कन्वर्सली मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस प्रकार से प्रोसेस कर लेते हैं। x इज इक्वल टू वाई, आप बुक में देखेंगे या फिर किसी और के वीडियोस या ऑथर से देखेंगे तो आप यहाँ से स्टेप को नहीं देखते होंगे, कन्वर्सली नहीं कराया जाता, लेकिन इफ एंड ओनली इफ जब लगा रहता है तो हमें कन्वर्सली करना ही रहता है। ठीक है, वहां पर डबल साइडेड एरो दिखा दिया जाता है, मतलब कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास x1 जो होगा वह y1 के बराबर होगा क्योंकि x y के बराबर है, एंड हमारे पास x2 जो होगा वह y2 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास x1 माइनस y1 जो होगा वह 0 के बराबर होगा, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, एंड यहाँ पर x2 जो होगा वह y2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 के बराबर होगा, इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर हमारे पास x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिनका जो सेपरेटली 0 0 के बराबर हैं तो इनका एडिशन भी 0 के बराबर ही होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि खुद ही सोचो अगर a 0 के बराबर है b 0 के बराबर है तो उनका एडिशन करेंगे तो कुछ और थोड़ी वैल्यू आ जाएगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है,
अगर एक रूम में कुछ नहीं है, दूसरे रूम में भी कुछ नहीं है, दोनों रूम को मैंने लिंक कर दिया तो कुछ आ जाएगा क्या? कुछ नहीं आएगा तब भी उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास ये मिल गया, हमने स्क्वायर किया था, अब यहां पर स्क्वायर रूट हम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर रूट हमें लगाना है तो हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। और यही हमारे पास d ऑफ x कामा y है और यह 0 के बराबर मिल गया। और इस प्रकार हमारे पास यह जो स्टेटमेंट यानी कि दूसरा कंडीशन था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने तीसरे कंडीशन पर जिसे M3 हम कहेंगे। M3 जो हमारे पास कंडीशन होता है यह क्या कहता है? यह कहता है कि d ऑफ x कामा y जो है वह d ऑफ y कामा x के बराबर है। बहुत ही आसान है प्रूव करना, आइए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से प्रूव करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगने वाला। नाउ हमारे पास दिया गया है कि d ऑफ x कामा y इज इक्वल टू दिया क्या गया है? दिया गया है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटा अलग सा ब्रैकेट बनाता हूं, मझला ब्रैकेट। यहां पर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस x1 एंड प्लस y1। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा एंड हम इस के अंदर ही कर रहे हैं यानी कि स्क्वायर के अंदर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस x2 एंड प्लस y2 हमारे पास मिला एंड ये मझले ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट में हटाता हूं तो वह हमारे पास पॉजिटिव ही बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायर को हटाया या स्क्वायर को मैंने अप्लाई किया, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर हमारे पास माइनस x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि माइनस मैं हटा सकता हूं। तो इसी को ही मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे लिख देता हूं कि हमारे पास ये हो जाएगा, y1 को मैंने पहले ले लिया एंड x1 को मैंने बाद में ले लिया, तो y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड प्लस सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास x और y था तो x1 y1 बन रहा था, x2 y2 बन रहा था। यहां पर y1 x1 बन रहा है, y2 x2 बन रहा है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d ऑफ y कामा x। ठीक है, क्योंकि d ऑफ y कामा x में ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसको अगर हम फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला मिलने लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास तीसरा कंडीशन बहुत ही आसान होता है और इस प्रकार हमने अपने तीसरे कंडीशन को भी प्रूव कर दिया। तो यहां पर लिख लीजिए कि हेंस हमारे पास d ऑफ x कामा y इज इक्वल टू d ऑफ y कामा x मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा कंडीशन हो गया प्रूव। देन हम अब बात करेंगे अपने चौथे कंडीशन पर। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, देन हम अपने चौथे कंडीशन पर बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चौथे कंडीशन में हम एक इनइक्वालिटी पर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, उसके बाद हम इनइक्वालिटी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है, तो अब मैं इसे इरेज करता हूं, देन हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले प्रॉपर्टी या अगले कंडीशन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए और सारी चीजों को समझते हुए चलिएगा। यहां पर इसको हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हमारे पास ये 4th नंबर का प्रॉपर्टी जो है या लास्ट कंडीशन है, और ये जैसे ही हम कंडीशन डिस्कस कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और सारी चीजों को समझते चलिएगा। यहाँ पर मैं एक नए कॉन्सेप्ट को भी एराइज करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझते हुए ही रहिएगा। आते हैं M4 पर। M4 क्या कहता है, M4 यह कहता है कि d ऑफ x कामा y अगर हमारे पास है तो यह लेस और इक्वल टू होता है d ऑफ x कामा z प्लस हमारे पास होता है d z कामा y। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में यह पढ़ाया है।
ठीक है। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि फॉर ऑल x, y, z जो होता है वो हमारे सेट x से ही बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पर x जो है वह R2 है, यानी कि यूक्लिडियन प्लेन है। तो नाउ ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, d ऑफ x, y हमारे पास दिया गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे मैं सपोज करते चलता हूँ, x जो है वह x1, x2 दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। y जो हमारे पास है वह y1, y2 दिया गया है, ठीक है। जो हमारे पास z है उसे मैं सपोज कर लेता हूं कि वह z1, z2 दिया होगा, ठीक है। ये तो हम अब सपोज कर सकते हैं, क्योंकि x और y जैसा दिया रहेगा वैसे z को भी मैं लिख सकता हूं, ऐसे u, v, w कुछ भी लिख सकता हूं। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू R2 हमारे पास है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक और चीज सपोज कर लेता हूं, लेट। क्या मैं सपोज करने वाला हूं कि एक काम करते हैं, लेट इसे बाद में सपोज कर लेंगे, ठीक है। एक इनइक्वालिटी के बारे में आप लोग जानिए। सिंस हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है मिनी-कॉवस्की, ठीक है, कॉवस्की इज इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। यह क्या बात बोलता है, इसका स्टेटमेंट यह कहता है कि इफ अगर हमारे पास p इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड ai, bi जो है वो नॉन निगेटिव है, आर नॉन निगेटिव, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और इसी की सहायता से हम प्रूव करेंगे। एक्चुअली इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करने के एक नहीं 1000 तरीके हैं। क्या मैंने बोला, एक नहीं 1000 तरीके हैं, और हजारों में से मैं एक ऐसे तरीके को अप्लाई कर रहा हूं जो सबसे छोटा तरीका है। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं मिनी-कॉवस्कीज इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये मिनी-कॉवस्कीज इक्वालिटी क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास p एक कोई वैल्यू है जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, और ai, bi जो है कोई हमारे पास टर्म है जो कि नॉन निगेटिव है, तो इसका स्टेटमेंट यह कहता है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 से n ai प्लस bi, ठीक है। इसका पावर हमारे पास p है, और इनके पावर में हम बात करेंगे 1/p के रूप में। तो यह हमेशा लेस और इक्वल होता है समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, एंड यहाँ पर हमारे पास ai के पावर p एंड इसके पावर 1/p के बराबर, ठीक है, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एंड यहाँ पर bi के पावर p एंड यहाँ पर हमारे पास 1/p है, ठीक है। आई नो आप सभी को ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर जी ये क्या लिख रहे हैं, क्या है। एक्चुअली आप लोग इससे फैमिलियर नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये एक इनइक्वालिटी है जो कि हम हायर क्लासेस में उपयोग करते हैं, और इसकी सहायता से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनमें कुछ वैल्यूज को पुट करते हुए देख भी सकते हैं, चाहे आप p का वैल्यू रखते हुए चलिए, ai, bi का भी वैल्यू रखते हुए चलिए, तो आप हमेशा देखेंगे कि यह कंडीशन ऑलवेज प्रूव होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो p का वैल्यू है वह 1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, और ai, bi जो है वो नॉन निगेटिव होने ही चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 के लिए भी यह केस सेटिस्फाई होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट पर बात करना है, तो 1/2 मतलब हो गया, तो यानी कि हमें p का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो हम लेट p इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर p इज इक्वल टू हम 2 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n है, तो n की जगह पर हमारे पास चूंकि हमने क्या किया है, x इज इक्वल टू x1, x2 हमने लिया है, यानी कि 2 है, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास 2 होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसलिए यहां पर डायरेक्ट इसके पुट कर देता हूं, समेशन हटा देता हूं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, ठीक है, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पावर p है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास n का वैल्यू भी 2 तक लेकर जा रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास a2
प्लस B2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पावर 1/p है तो इसमें हमने 1/p का वैल्यू मतलब होता है अंडर रूट, क्योंकि 1/2 हमारे पास होगा, p का वैल्यू मैंने 2 लिया है तो 1/2 हो जाएगा। समझते हुए चलिएगा, ठीक है। लेस और इक्वल हमारे पास रूट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ai का p है, ठीक है, यानी कि ai पर पावर p लगा हुआ है, यानी कि हर एक टर्म पर हमारे पास पावर लगेगा, और p का वैल्यू हमने जब 2 लिया है तो यानी कि यहां पर अगर a1 रखूंगा तो a1 का हमारे पास पावर 2 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर मैंने n का वैल्यू 2 तक लेकर गया है तो 1 और 2, तो 2 यानी कि हमारे पास a2 हो जाएगा, a2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 हमारे पास यानी कि अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ही लगेगा, और यहां पर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आई नो बहुत सारी डिफिकल्टीज लग रहे होंगे, क्योंकि नई नई चीजें हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। बट आप लोग सारी चीजें रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, आप भी ऐसे ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसी इनइक्वालिटी का हम उपयोग करते हुए चल रहे हैं। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि जो हमारे पास a1 का वैल्यू है वह x1 माइनस z1 के बराबर है, ठीक है। हमारे पास जो a2 का वैल्यू है वह x2 माइनस z2 के बराबर है, क्योंकि x और z मैंने क्या लिया है 1 के सफिक्स में, तो 2 भी मतलब जब हम 2 लेंगे तो 2 के सफिक्स में बात कर लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं b1 पर बात करता हूं तो यह y1 माइनस z1 माइनस y1 है, एंड हम जब b2 पर बात करते हैं तो यह हमारे पास z2 माइनस y2 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट, ठीक है। यहां पर a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है x1 माइनस z1, प्लस b1 का वैल्यू क्या है z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस हमारे पास a2 क्या है x2 माइनस z2 है, और b2 क्या है हमारे पास z2 माइनस y2 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हमारे पास लगा रहेगा, या लेस और इक्वल हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू हमारे पास है x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर, प्लस a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है। प्लस अगर यहाँ पर बात किया जाए तो फिर से अगेन स्क्वायर रूट, b1 का वैल्यू हमारे पास क्या है b1 एंड b2 देख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसका भी इंक खत्म ही होने वाला है, खैर ये हमारा वीडियो शायद कंप्लीट हो जाए। अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो z1 से कैंसिल हो जाएगा, z2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं तो लेस और इक्वल हो जाएगा, ओके, एंड ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास जो चीजें हैं वैसे ही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, तो x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर मैं तेजी से लिख देता हूं, x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस यहां पर हमारे पास जो चीजें हैं वैसे ही लिखिए, z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हमारे पास z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास लाइन है, यही तो एक्चुअली हमारे पास d ऑफ एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक यही तो दिया गया है, ठीक है, मैपिंग जो है, तो यह लेस और इक्वल है किसके। अब यहां पर ध्यान दीजिए, y1 जहां है वहां पर z1 z2 है, जहां पर y1 y2 है वहां पर z1 z2 है, तो इसलिए y के जहां पर मैं z रख सकता हूं, तो d ऑफ x कामा z, प्लस यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर y1 y2 जहां पर था वहीं पर है, लेकिन x1 x2 की जहां पर हमारे पास क्या है z1 z2, इसलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं x z कामा y, d ऑफ z कामा y मैं लिख सकता हूं। और यही तो हमें प्रूव करना था कि x कामा y जो है वह xz
और जेड वाई के बराबर है, तो एक्स वाई जो है वह एक्स जेड और जेड वाई के बराबर है। और इस प्रकार हमने इस स्टेटमेंट यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास जो डी है वह एक मैट्रिक का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि हमारे पास यह जब चार प्रॉपर्टी कोई भी एक मैपिंग डिफाइन सेटिस्फाई करता है तो उसी को ही हम कहते हैं कि वह एक मैट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। हमने बात कर लिया कि एक मैट्रिक क्या है, ठीक है, और यह यूक्लिडियन मैट्रिक कैसे फॉर्म होता है इस पर हमने बात किया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आई नो ये चौथा जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी कि ये एक्चुअली कैसे कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें मैंने एक इनइक्वालिटी का उपयोग किया है। आमतौर पर तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मैं सोचा नहीं था कि इसमें इनइक्वालिटी का उपयोग करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसका उपयोग कर लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका भी बात कर लिया और इसके बारे में भी आप लोग जान गए। ठीक है, अदरवाइज आप लोग कभी भी इसके बारे में जान ही नहीं पाते शायद, क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी की सहायता से हम इसको कई बार प्रूव भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी सहायता से प्रूव होते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं कि सिंस नहीं, अब 10 की बारी है। thus D is a metric। ठीक है, यह क्या है, एक मैट्रिक है। सो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, R2, D इज अ मेट्रिक स्पेस, या फिर लिख सकते हैं फॉर्म्स ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, which is called, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, which is called, जिसको हम कहते हैं which is called, इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। ठीक है, मेट्रिक स्पेस, और यह जो हमारे पास D है इसको हम कहते हैं कि यह यूक्लिडियन मेट्रिक है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इस लेक्चर को अब यहीं पर एंड करेंगे। आई नो यह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मुझे लग रहा है ऐसा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी 40-45 मिनट का तो बन ही चुका है। तो फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अब हमारे पास जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम सूडो मेट्रिक स्पेस पर भी बढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए और चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना, सारी चीज़ों को समझते हुए ही चलना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करिए, साथ ही साथ इन्हें प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट लगती हैं। मैं जानता हूँ जब आप ग्रेजुएशन में रहते हैं, आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिलता नहीं है तो आप लोग भटकना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह फाइनल सेमेस्टर, और फाइनल सेमेस्टर में आप भागिए मत, यहीं पर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ही मदद करेंगी और फिर से आकर पढ़ना पड़ जाएगा, उससे अच्छा पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।